चिट्ठी आई है। देव, बरसों होने को आए तुमसे मिले। कॉलेज के बाद तो कभी नहीं, लेकिन आज भी मुझको तुम कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे सबसे बातें करते ही नजर आते हो। सब कुछ मेरी यादों में वैसा ही है। तुम्हारा पता तलाश कर रही थी तो पता चला कि भाई तुम तो राइटर बन गए। वैसे तुमको राइटर बनना ही चाहिए था। याद है, मैं तुमसे कहती थी कि तुम बहुत अच्छी कहानी कहते हो। सच, वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पुरानी यादों में क्यों जाना चाहती हूँ। दरअसल अब ये पुरानी यादें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। नया तो कुछ नहीं है मेरे पास। अगर है भी तो शायद अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कॉलेज के बाद मैंने यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमए किया और फिर मैं लेक्चरशिप के लिए तैयारी करने लगी। उन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, मुझे पसंद भी था। बात शादी तक पहुंच गई। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी। ये बात मैंने चोरी छिपे उस तक पहुंचा दी। उसने मेरा साथ देते हुए 1 साल बाद शादी की बात रख दी। हमारे घर वाले मान गए। मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मैं ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करने लगी। दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए। 1 साल होने को आ गया, मगर ज्वाइनिंग लेटर का कहीं कोई पता नहीं था। अब दबाव बनना तो लाजमी था, सो तय ये पाया गया कि शादी कर लो। ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तब की तब देखेंगे। उस लड़के यानी मेरे मंगेतर ने भी कहा कि फिक्र की बात नहीं, तुम जब चाहे ज्वाइन कर लेना, कोई नहीं रोकेगा। शादी हो गई और मैं लेक्चरर से पहले ही बीवी बन गई। ससुराल में ज्वाइनिंग के पहले दिन जब खाना पीना चल रहा था, मैं सबसे मिलवाई जा रही थी। किसी के पांव छू रही थी, किसी को गोद में बैठा रही थी। तभी शायद मेरी सास ने कहा था कि चलो अब बहू को आराम करने दो। साथ ही किसी से कहा कि ए शीलू, जा अपने भैया से कहे कि अब दोस्तों को छोड़े और बीवी के पास आए। ये सुनकर मेरे मन में गुदगुदी सी हुई थी। हालांकि हम साल भर चोरी छिपे मिलते रहे थे, मगर आज बात कुछ और थी। मैं थकी थी, सो ज़रा अकेली हुई तो मुझे झपकी सी आ गई। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मेरी आंख खुल गई। मैं बाहर आई तो देखा रमेश सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने कहा कि दिमागी चोट है और इस वजह से हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं। कुछ दिन गुजरे, तमाम इलाजों का एक ही नतीजा निकला कि अब सब कुछ भगवान के हाथ है। मुझे न किसी ने बुरा भला कहा और न ही कोई इल्ज़ाम लगाए। रमेश को अब एक हमेशा मौजूद रहने वाली परिचारिका यानी नर्स की ज़रूरत थी। सो मैं अब बीवी के साथ साथ नर्स भी बन गई। रमेश को बोलने में भी तकलीफ होती। वो चोट के असर से धीरे धीरे बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी हर बात अब समझनी पड़ती थी। रात दिन 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला छोड़ना मुश्किल था।
खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, सब कुछ। सबको उम्मीद थी कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मगर हमारे डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझे अकेला पाकर कह दिया कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हारे सामने ज़िंदगी पड़ी है, ये यूं ही कब तक जिंदा रहे कुछ पता नहीं। शायद 6 महीने, 6 साल, कह नहीं सकते। याद है तुमने एक बार कहा था, ये शायद वाला आशावाद ही हमें ले डूबता है। हम जानते हैं कि नाव में छेद है, पानी भर रहा है, मगर हम आशावादी रहते हैं कि हम डूबेंगे नहीं। यही नहीं, डूबते हुए भी हम तिनके का सहारा तलाश करते रहते हैं। अजीब हैं हम, इम्प्रैक्टिकल। साइकोलॉजी पढ़ी मैं भी अलग नहीं थी। जितनी अनिश्चितता उतनी आस्था, जितनी आस्था उतनी श्रद्धा, यही कहा करते थे ना तुम। यही हुआ भी। सबने मुझे पत्नी का धर्म समझाया, सावित्री की कथा सुनाई और फिर एक लड़की की तो अर्थी ही ससुराल से निकलती है वाला तर्क, यानी कि पति की सेवा से मैं स्वर्ग में ऊंचा स्थान पा सकती हूँ, सीधे वैकुंठ में प्रवेश, ये जन्म मृत्यु के बंधन से परमानेंट मुक्ति वगैरह वगैरह। मैं सेवा में लग गई। ऊपर एक कमरा था, हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। शुरू शुरू में तो ठीक था, मगर फिर मुझे खाना मांगना पड़ता था। रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं जो कुछ करती थी उससे बाकी लोगों को घिन आती थी। घिन तो मुझे भी आती थी। कभी कभी तो क्या, अक्सर ही मैं खाना खा ही नहीं पाती थी। यूं भी बचा हुआ खाना ही मुझ तक आता था। लेकिन हाँ, सब मेरा ख्याल बहुत रखते थे, या यूं कहो कि निगाह रखते थे। जवान थी, खूबसूरत भी थी ही, बड़े तो बड़े बच्चे भी। चाची किससे बात कर रही थी, छत के किस तरफ खड़ी थी, वगैरह वगैरह। मैं यही सोच कर रह जाती कि शायद पिछले जन्मों के पापों का फल है। पिछले दिनों रमेश को तो मुक्ति मिल गई, कहने को तो मुझे भी मुक्ति मिल गई सेवा से, मगर पूरे 24 साल बाद। वनवास अगर 12 बरस का होता है तो मैंने 2 बार इसे काट लिया है। 24 साल में दुनिया कितनी बदल गई। मैं उस इंसान की तरह हूं जो 24 साल बाद नींद से जागा हूं। माँ बाबूजी कब चल बसे पता नहीं। भाई बहनों ने मिलने से इनकार कर दिया। ससुराल से तो मुझे क्रियाक्रम के अगले दिन ही प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया गया। इस नौकरी में तनख्वाह, भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन कुछ भी नहीं था। तुम सोच रहे होगे कि मैं इतनी फिक्रों भरी जबान का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। अरे, जमाने ने जो कुछ मुझे दिया है वही तो लौटाऊंगी ना। जाने दो, बहुत से अच्छे लोग भी हैं। जानते हो, हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे अपने अस्पताल में फ़िलहाल रिसेप्शन पर नौकरी दे दी है और वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम भी करवा दिया है। बिल्कुल अकेली हूँ। पुराने दोस्तों में से कुछ मुझे भूल गए, कुछ ने पहचाना ही नहीं, कुछ यहाँ हैं ही नहीं। तुम तो मिलोगे ना मुझसे। एक बात कहूँ, ज़माने के पास तो मेरे लिए न वक्त है न दिल में जगह। क्या तुम अपनी कहानी में मुझे थोड़ी सी जगह दोगे? देखो ना, मेरी ज़िंदगी में अवसाद है, धोखा है, ट्रेजेडी है। कितना गहन साहित्यिक विषय हूँ मैं। मुझे कोई भी नाम दे देना, जैसे कोरा कागज़, बंद लिफाफा, या तुम राइटर हो, खुद ही कोई बेहतर नाम ढूंढ लोगे। हो सके तो मिलना। अच्छा, फिर कभी। मनोरमा। जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं।
Elsa.